हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमेसी ऑफ यूपीएससी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईबी एसीआईओ के जो वैकेंसीज आए थे उसके बारे में देखा था कि कैसे उसके सिलेबस का मेजर ओवरलैपिंग है यूपीएससी के सिलेबस के साथ। और हम आईबी के जो एग्ज़ाम हैं, आईबी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारा बैकग्राउंड यूपीएससी का है, कि जिसमें हमारा जो कोर है वो चेंज ना हो, कोर ऑफ द प्रिपरेशन। इसी में हम एडिशनल एफर्ट्स डालकर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके, डैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। और उस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था 995 वैकेंसीज थी, और हम लोगों ने रिसोर्सेज देखा था, तरीका देखा था कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है, उनके सिलेबस को डील करना है, एक एक सब्जेक्ट को हम लोगों ने क्रिप्स फॉर्म में देखा था। सो अभी एक और वैकेंसी आई है एंड दैट इज़ कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ 2023 केस 23। ठीक है। ये कंडक्ट कराया जाता है बाय CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 444 वैकेंसी है। और अगर एक बात बताऊं तो हम लोगों ने देखा था कि आईबी का जो पेपर है, आईबी के सिलेबस में यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। अभी हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे कि इसके सिलेबस में, CSIR के सिलेबस में यूपीएससी से आईबी से भी ज़्यादा ओवरलैपिंग है। सो इस समय जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं उनके पास काफ़ी अच्छा एक एज है कि वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा ही और मेहनत करना है। और भाई आपके इतने अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसीज आ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी वास्ट है ना, सिर्फ हमें कुछ ही एफर्ट्स करने हैं। और कौन कौन से करने हैं हम लोग फिर से लास्ट वीडियो की ही तरह हम लोग डिटेल में उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने यूपीएससी के जो अल्टीमेट गोल है उसको तो बनाए रखना है, बट उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम में भी अपना 100% दे करके आना है। बिकॉज लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था दैट ऑलवेज एस्पायर टू बी द बेस्ट, बट इफ़ नॉट ऑलवेज बी प्रिपेयर टू सी द वर्स्ट। तो हमें वर्स्ट के लिए हमेशा तैयार रहना है। इफ़ यू बिकम IAS ऑफिसर, यूपीएससी हमारा निकल जाता है, वी गो इनटू द लवासना, वेरी गुड। बट अगर नहीं निकलता है तो लाइफ का एंड तो है नहीं, है ना। यूपीएससी इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें करियर चलाने के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा देखते रहना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो किसी भी एग्ज़ाम को मत छोड़ो जिसका कोर यूपीएससी से मैच करता हो, और इसमें CSIR में तो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। अभी हम उसको डिटेल वाइज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, वे डेट नहीं अनाउंस हुआ, बट इट विल बी कंडक्टेड इन द Feb ऑफ 2024। 3 टियर एग्जामिनेशन है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है। ये एक्चुअली एडमिट कार्ड के बारे में, बट स्टेज 3 भी है जिसमें आपका एक तो इंटरव्यू होता है और दूसरा आपका कंप्यूटर के लिए टेस्ट होता है। उसे भी अभी हम लोग देखते हैं। स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन होता है ये कम्प्लीटली आपका MCQ बेस्ड होता है। सेकंड इज़ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देखते हैं। डेट्स की अभी हम लोगों ने बात की कि लास्ट जो एग्जामिनेशन का डेट है, इट विल बी कंडक्टेड इन द February 2024। अभी से अगर आप देखो तो यू हैव 2.5 months, सॉरी ओनली जस्ट 2 months। ठीक है। सो 2 months में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसे देखते हैं। उससे पहले तो फॉर्म भरना होगा। सो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 एंड ऑनलाइन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 14 जनवरी। बट इस डेट तक आप मत रुकना, आप पहले ही कर देना ताकि जो सेंटर्स का लोकेशन है वो आपके नियरेस्ट में मिल जाए और आपके प्रेफरेंस में मिल जाए। ठीक है ना। तो पहले ये फिर भी याद रखना कि जनवरी 12 तक आपका डेट है। वन मोर पॉइंट जो यहाँ पर है कि फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जिस भी कैटेगरी में हो, वेदर यू आर OBC, ST, SC, PWD और जनरल EW हो, उस कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फॉर्म के लास्ट स्टेज पे आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे जो पोस्ट, वैकेंट पोस्ट है, ये 2 लेवल के ऑफिसर्स के लिए है। एक तो सेक्शन ऑफिसर SO
एंड सेकेंड इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोनों जो है वो ग्रुप बी का पार्ट है, बट एक पोस्ट आपका गैजेटेड है, एक नॉन गैजेटेड है, डजेंट मैटर्स भाई, सरकारी जॉब है ना, उतना ही मैटर होना चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन करने का तरीका हमारा सेम है, ठीक है। अल्टीमेट एम इज़ यूपीएससी, डोंट फॉरगेट दैट, बट जो भी वैकेंसी मिले उसे हमें देखना है, ठीक है। ये कुछ वैकेंसी डिटेल्स है, क्योंकि आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन भरने के लिए आपको मिलेगा कि आपको जनरल का पहला प्रेफरेंस है, एफएनए पहला है, या फिर एसएनपी है। सो आपको उस कैटेगरीज में चूज़ करना है जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी रहे, आप उसको फिल आउट करना। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ठीक है। दीज आर दी रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज के लिए जो आपका है आप अपना देख लेना। अब आते हैं हमारे मेन थीम के ऊपर, दैट इज थीम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो लेट मी बाइफरकेट दिस टू इज स्टेज 1, ठीक है। ये दोनों मिला कर के स्टेज 1 है, दिस इज स्टेज 2, ठीक है। मतलब पेपर 1 आपका एज वेल एज पेपर 2 ये दोनों आपका एक साथ होगा, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। स्टेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो जो पहला पेपर है, पहला पेपर इज़ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, और ये आपका 150 मार्क्स का होगा एंड 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से, बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से हैं, ठीक है। अब आ जाओ पेपर 2 के ऊपर, जो आपका 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स है। इट इज़ योर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। डू यू गेट द नीश हियर? जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारा है क्या? ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अलावा और कुछ नहीं है ये। जनरल अवेयरनेस मतलब आपका जीएस का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन हमारा सीसैट में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, ये मैं मानता हूँ, ये हमें एडिशनल एफर्ट्स डालने होंगे। जनरल इंटेलिजेंस इज योर करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस इज योर करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी इज द पार्ट ऑफ सीसैट, ठीक है। ये आपका स्टेज 1 का पेपर हुआ, जो कि टोटल 350 मार्क्स है। इन 350 मार्क्स से जो कट ऑफ निकलेगा, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द स्टेज 2, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ एसे राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग एंड लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। वो स्टेज 2 है, जो भी उसमें क्वालिफाई करेगा। ये 350 मार्क्स पहला हो गया, फिर ये 150 मार्क्स हो गया। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, लेकिन 100 मार्क्स का इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए हो। इफ़ यू हैव फील्ड कि आपको सिर्फ और सिर्फ एएसओ का फॉर्म भरना है, डैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो आपका इंटरव्यू का स्टेज नहीं होगा, ठीक है। बट आपने अगर दोनों फॉर्म फिल किया, मतलब दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, एसओ को भी एंड एएसओ को भी, सो आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना होगा, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज सीपीटी, ये भी 100 मार्क्स का होगा, सो आपको इसको भी अलग से देना होगा, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? लेट मी समराइज दिस फॉर यू। इन दो स्टेजेस को मिला कर दे, इन दो पेपर को मिला कर दे, हमारा स्टेज 1 है। दिस डिस्क्रिप्टिव इज योर स्टेज 2 एंड दिस वन इज योर स्टेज 3, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इज योर जीएस, इंग्लिश लैंग्वेज सेपरेट है, कॉम्प्रीहेंशन इज द पार्ट ऑफ सीसैट, जनरल इंटेलिजेंस इज योर करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी इज द पार्ट ऑफ सीसैट। क्लियर है इतना? जो इन 150 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स कंबाइंड टू फॉर्म 350 मार्क्स, इसमें से जो कट ऑफ निकल के आएगी, उसको जो क्वालिफाई करेगा, दे विल बी प्रोमोटेड टू गिव स्टेज 2 दैट विल कंसिस्ट ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है। अब इन दोनों से जो कट ऑफ निकल करके आएगी, वो फिर उसको जो क्वालिफाई करेगा, दे विल बी प्रोमोटेड टू द स्टेज ऑफ इंटरव्यू एंड सीपीटी।
इंटरव्यू उन कैंडिडेट से होगा जो सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और CPT दैट इज़ योर 100 मार्क्स का जो पेपर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो ASO के लिए होगा। अगर आपने दोनों का भरा है तो आपको इंटरव्यू भी देना है और आपको CPT भी देना है। बट देर इज़ अगेन अ निश, यहाँ पर आपका जो CPT है इसका जो मार्क्स है ये क्वालिफाइंग है। दैट मीन्स फाइनल जो कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ में इसका मार्क्स नहीं ऐड किया जाएगा। क्लियर है? कट ऑफ में पेपर 1 के मार्क्स को काउंट किया जाएगा, ठीक है, पेपर 1 के मार्क्स को कट ऑफ में काउंट किया जाएगा, पेपर 2 का, पेपर 3 का, ठीक है। अगर आपने ASO का फॉर्म भरा है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का एग्ज़ाम देना है तो इन तीनों से कंबाइन निकल के जो कट ऑफ आएगा उससे आपका सिलेक्शन होगा ASO में। बट अगर आपने SO का फॉर्म भरा है और SO में आपको निकालना है तो उसके लिए एक और कट ऑफ डिसाइड होगा जिसमें ये इंटरव्यू का भी 100 मार्क्स काउंट होगा। सो एक कट ऑफ तो आपका 150, 200 एंड 150, दैट इज योर 3 to 500। एक तो 500 मार्क्स का कट ऑफ होगा, दैट विल बी फॉर ASO, ठीक है, और SO के लिए आपका 150, 200 प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू, दैट इज योर 600 मार्क्स। ये आपका SO के लिए होगा। सो अब आपको क्लियर है, बट मेरे हिसाब से आपको दोनों भरना चाहिए, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको अभी समझाया उसी के बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अपने आप से रीड आउट कर लेना। और ये जो PDF है आपका, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप गूगल पे जा करके सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा PDF, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हम अपना रिसोर्सेज क्या क्या रखेंगे, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो अब आपको पता चल रहा होगा दिस पोर्शन इज योर मॉडर्न हिस्ट्री, इतना पोर्शन आपका पॉलिटी है, दिस इज योर गवर्नेंस एंड दिस इज योर सोशल जस्टिस, है ना। इसके साथ साथ ये वाला जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इज योर करंट अफेयर्स। पेपर 1 में ही जो आपका सेकेंड पोर्शन है दैट कंप्राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन इज द पार्ट ऑफ CSAT। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, डू एज डायरेक्टेड, प्रीपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंचुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये UPSC में तो नहीं आता है, बट अगर आपने IB वाला वीडियो देखा है और IB के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस इज़ द सिलेबस ऑल्सो ऑफ IB। सो आपको इसको वैसे भी IB के लिए पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन आपको IB के लिए पढ़ना है, UPSC के लिए पढ़ना है, ये तीनों पोर्शंस आपको UPSC के लिए पढ़ना है। स्पेशली ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको IB के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है। सो जो इतना पोर्शन है दिस कंसिस्ट ऑफ योर इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। पेपर 1 हमारा ये है। अभी हम इससे रिसोर्सेज पे आते हैं, पहले हम पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 इज़ योर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, दिस इज़ योर CSAT, अलॉन्ग विद दैट अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। जनरल साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है, फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, एज वेल एज केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये पढ़कर आपको क्या लगा, इट इज़ इन्वायरमेंट एंड इक्वालॉजी, ठीक है। UPSC ओवरलैपिंग। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, this all combines to be the GS paper 4 का portion, that is ethics, integrity and aptitude। 250 मार्क्स का UPSC में पेपर होता है और हमें उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
द टर्म नेशनल ज्योग्राफी इज़ नथिंग बट इंडियन ज्योग्राफी, और इसको आप जानते हो कि ये जीएस पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ज्योग्राफी, जो कि अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा 100 to 120 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं मेंस में, उसमें से इंडियन ज्योग्राफी का एक पोर्शन रहता है। सो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहले तो सीसैट, ठीक है, बायोलॉजी हमें पढ़ना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, एथिक्स इंटरप्रेटिव एप्टीट्यूड, इंडियन ज्योग्राफी। तो सिर्फ आप देखो तो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये 2 ही ऐसे पोर्शंस हैं जो हमें यूपीएससी में नहीं पढ़ने हैं, और ये इसका पार्ट है। बट आप याद करो कि IBACIO के एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पोर्शंस भी सिलेबस में हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो IBACIO के लिए, फिर भी ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीसैट कॉम्प्रिहेंशन तो करके जाना है यूपीएससी में। इंग्लिश आपको यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है, बट अगेन IB के लिए आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स हो गया, ये आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, दिस इज योर प्राइमरी टॉपिक, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम इनके रिसोर्सेज को देख लेते हैं। सबसे पहले पोर्शन की हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़नी है, फिर चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इरिस्पेक्टिव कि आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेन से अगर कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके लिए बिपिन चंद्रा को भी रेफ़र करना, क्योंकि सिर्फ स्पेक्ट्रम से काम उसमें नहीं चलता है। बट बात यहाँ यूपीएससी की नहीं हो रही है। सो अगर आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम करो, IB के लिए कर रहे हो फिर भी स्पेक्ट्रम, आप अगर CSI या CSE के लिए कर रहे हो उसके लिए भी, किसी भी एग्ज़ाम में इफ़ द सिलेबस इज़ अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपके 2 पोर्शंस आते हैं, एंशियंट और मिडिएवल, ठीक है। एंशियंट और मिडिएवल, इन 2 पोर्शंस के लिए सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु करनी है या फिर हमें ल्यूसेंट करनी है, ठीक है। मिडिएवल के लिए हमें तमिलनाडु करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ल्यूसेंट तो ऑफकोर्स करनी ही है। सो अगर आपने ल्यूसेंट पहले से पढ़ रखा है, इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु पढ़ दे रखा है, आई वुड रिकमेंड कि ल्यूसेंट जो है वो आपके रिवाइज करने में ज़्यादा ईजी है। अगर आपने इसी जगह पर एंशंट के लिए अगर आपने RS शर्मा भी पढ़ के रखा है, आपने ना तो तमिलनाडु पढ़ी है ना ही आपने करंट ल्यूसेंट पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज करो, फिर चाहे वो एंशंट का हो या मिडिएवल का हो, और उसके बाद आप ल्यूसेंट पे जाओ, क्योंकि रिवीजन के लिए ल्यूसेंट की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आप स्पेक्ट्रम के अलावा भी आप यहाँ पर भी ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसे ल्यूसेंट पे इसलिए इतना ज़ोर दे रहा हूँ, वो इनफ नहीं है मैं जानता हूँ, बट ल्यूसेंट अगर आपने पहले से यूपीएससी के लिए पढ़ते रखा है तो आप उसको रिवाइज के लिए रीयूज़ कर सकते हो। रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए वो काफ़ी क्रिप्स एंड कंटेंट, उसका जो कंटेंट है काफ़ी क्रिप्स मैनर में है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आपको एंशंट के लिए तमिलनाडु पढ़ना है या फिर ल्यूसेंट पढ़ना है, मिडिएवल भी सेम, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। आप रिवाइज करना चाहो आप ल्यूसेंट से कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, नो डाउट अबाउट दैट, ये आपका लक्ष्मीकांत होगा। अगर आपने पढ़ के रखा है इसको 10 बार आप रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम बचता है, आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया ईयर बुक 2023 वाले जो एडिशन है इसको करो। 24 वाला अभी आया नहीं है और एग्ज़ाम से पहले आएगा भी नहीं। सो अगर आप इन दोनों पोर्शंस को कर लेते हो, बिलीव मी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, इसके क्वेश्चंस मिस आउट नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं लक्ष्मीकांत के बाहर आ ही नहीं सकते, उसमें मेजॉरिटी पोर्शंस कवर होता है। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की हम बात करें, सो इन 2 पोर्शंस के लिए आप कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लो, एनी कोचिंग मटेरियल। अब कोचिंग मटेरियल कौन से जोन के उठाएं, क्या हम यूपीएससी कोचिंग मटेरियल उठाएं या फिर हम इस पर्टिकुलर
जो एग्ज़ाम है इससे इनके कोचिंग मटेरियल को उठाएं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीएससी की ओर ही जाएं, क्योंकि हमें जो पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है वो हम इससे पीवाईक्यूज़ एज वेल एज इसके मॉक टेस्ट को देख करके हम अपने जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा टिल्ट डाउन कर सकते हैं। बट अगर इस समय जो आपका जनवरी का मंथ अब आने ही वाला है, ठीक है, 26 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आप अगर अभी से अपने कोर को ही चेंज कर दोगे तो फिर आपका हो सकता है ये एग्ज़ाम हो जाए, टीयर 1 आपका CSIR के एग्ज़ाम का हो जाए, IB का भी एग्ज़ाम का हो जाए, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि आपका 26 मई को जो आपका मेन गोल है डैट इज़ प्रीलिम्स ऑफ 2024, इसमें कहीं आप चूक ना जाओ। इसलिए अपने कोर को बना करके रखो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इसके साथ अगर आपको टाइम मिले आई वुड रिकमेंड इंडिया ईयर बुक, ताकि आप एक भी क्वेश्चन पॉलिटी में ना छोड़ पाओ। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एनी कोचिंग मटेरियल, फिर चाहे वो आप विजन ले लो, वाजीराम ले लो, ओनली IAS, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द नेम इज, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका अपडेटेड ले लेना 2023 वाला, ठीक है। 2023 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2023 का अगर आप लोगे 2023 का, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं एज वेल एज जो डेटा है वो अपडेटेड रहेंगे। आप लास्ट वाला लोगे तो उसमें आपको इश्यूज आ सकती हैं, ठीक है। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये जो है ये मुझे स्पेसिफिकली आपके साथ डिस्कस करना था। देखो, ये जो एक ऐसा पोर्शन है कि करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको लगता है कि यूपीएससी के साथ लाइन अप कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, हम यूपीएससी के लिए कभी भी पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं, जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में मान लीजिए अगर कोई बिल हुआ या फिर हम कोई एक करंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका जो डेटा है उसको इग्नोर करते हैं, व्हाट द न्यूज़ इज़ उसको इग्नोर करते हैं, उसके पीछे का जो स्टैटिक पोर्शन है हम सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते हैं। बट इन सारे जो बैकअप ऑप्शंस वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें मेजॉरिटी में ये डेटा एज वेल एज न्यूज़ एज वेल एज नंबर्स, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो जो पोर्शंस को हम यूपीएससी के लिए लीव करते हैं उन्हीं पोर्शन से इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें करंट अफेयर्स के लिए दो पर्सपेक्टिव में अपने नॉलेज को बिल्ड ऑन करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो आप करंट अफेयर्स जो आप कर रहे हो यूपीएससी के लिए उसको आप कंटिन्यू करो, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू करो। बट जो करंट अफेयर्स आप यूपीएससी के लिए कंटिन्यू कर रहे हो उससे दूसरे एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, इट्स अ रियलिटी। उसके अलावा आपको एक और सेक्शन करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना होगा जो आपका नॉन यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हो, ठीक है। नॉन यूपीएससी एग्जाम्स मतलब यूपीएससी को छोड़ करके, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को छोड़ करके फिर चाहे जितने एग्ज़ाम्स हो, फिर वो CGL हो, CHSL हो, LIC का कोई एग्ज़ाम आया हो या फिर नाबार्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्सो दी IB, CSIR। सो इन सभी एग्ज़ाम्स को मेजॉरली ये वाला नॉन यूपीएससी एग्ज़ाम वाला सोर्स कवर कर ले। ये अगर हमारे 20 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सो 20 में से एटलीस्ट 14 और 15 हम यहाँ से करेक्ट कर सकें। हमें वैसे करंट अफेयर्स से सोर्सेज को पढ़ना है। सो अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। एक तो आपको जो करंट अफेयर्स आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ एनालिसिस देखते हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग द मंथली मैगजीन, या फिर आप PT 365 और मेंस 365 करने की प्लान कर रहे हो, जो भी आपका प्लान है उसको कंटिन्यू रखो, उसको चेंज करने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। इन दी पैरेलल लाइन डेवलप अ सेट ऑफ करंट अफेयर्स, और उसको भी आप पढ़ो जो कि नॉन यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हो, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कोचिंग का बुकलेट हो सकता है, ठीक है। नॉन कोचिंग एग्जाम के लिए जैसे आपका GK टुडे का एक आता है, ऑल्दो उनका पेड PDFs है, और इसके अलावा अड्डा 247 का भी है,
एज वेल एज स्टडी IQ का भी मैंने देखा है। तो इन तरह के वेरियस कोचिंग्स हैं जो भी आपको फ्री में रिसोर्स मिलता है और अच्छा रिसोर्स रहता है। आप सिंपली उसको मंथ वाइज लास्ट 1 ईयर, दैट मीन्स जनवरी 2023 टू दिसंबर 2023 को टारगेट करो। अगर आपके पास टाइम रहा तो हम एग्ज़ाम से पहले 2024 का जो जनवरी का करंट अफेयर्स होगा हम उससे भी कर लेंगे, बट आर मेन टारगेट वुड बी जनवरी 2023 टू दिसंबर 2024। और मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर टोटल कुछ ऐसे वीडियोस लाऊं मंथ वाइज, ठीक है। इसके लिए अभी भी श्योरिटी नहीं है, बट मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मंथ वाइज मैं ये नॉन UPSC एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स होती हैं उनके लिए वीडियोस लाने का प्लान कर रहा हूँ कि जनवरी मंथ का सिर्फ 2 वीडियोस होगा, या फिर एक में ही अगर मैं उसे कंबाइन करके बना दूँ, फिर ऐसे ही फेब मंथ का, फिर ऐसे ही मार्च का, और उसके PDFs भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं, जिससे कि आप उन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और चुपचाप आप मेरे लेक्चर्स देखना। लास्ट 12 मंथ्स का मैं करंट अफेयर्स हरा दूंगा और आप लेक्चर्स देखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसे हाईलाइट भी करते जाऊँगा, आप साथ साथ में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके का कुछ मैं सिनेरियोस को प्लान कर रहा हूँ। लेट मी सी अगर वो पॉसिबल हो पाता है, फिजिबल हो पाता है, आई लेट यू गाइस नो, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ों को मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं हो पाता है फिर भी आप कुछ नहीं करना है, आपको एक पैरेलल सेट में नॉन UPSC एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है लास्ट 12 मंथ्स का। इससे अलावा आप अगर इसको मत चेंज करना, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बाद है, ठीक है, सिर्फ 5 मंथ बाद है। वरना आपको पता चला कि आप नॉन UPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहो और इधर प्रीलिम्स खराब हो जाए, ये भी हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई करंट अफेयर्स के लिए। लास्ट 1 ईयर इसको याद रखना, लास्ट 1 ईयर, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन, डुअल डायरेक्टर, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शंस, पंक्चुएशन, कॉमन एरर्स, इडियम एंड फ्रेजेस। इसलिए मैंने आपको IB में कुछ बुक्स बताई थी, ठीक है। वो बुक सबसे पहले तो नीतू सिंह मैम की बुक है, वो आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आप उसको देख सकते हो। रेन एंड मार्टिन, ठीक है, इनकी बुक भी थोड़ी बेटर है। किरण पब्लिकेशन की भी बुक बेटर है, ठीक है। एज वेल एज SP बख्शी की एक बुक आती है, उनकी भी बुक बेटर है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोचिंग्स होते हैं जो अपना इंग्लिश का मटेरियल निकालते हैं, आप उनके मटेरियल को भी आप ले सकते हो। आप मार्केट से ले लेना, वरना अदर सोर्सेज पे अदर उसका PDF मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को मिल ही जाता होगा। मैं डू नॉट इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर आपको वो सब मिल गया, आप कहीं से भी इन 6 टॉपिक्स को या ये टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लेना। आप अगर देखो तो आप अगर एक बार इसको प्रिपेयर करोगे तो वेरियस एग्ज़ाम्स में ये काम आएगा। सो इंग्लिश के लिए कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ यही है, किसी भी बुक के लिए, और मैं बुक का नाम बता दूं, मेरा पर्सनल फेवरेट, मैंने नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ी है, ठीक है। नीतू सिंह, किरण पब्लिकेशन, एज वेल एज रेन एंड मार्टिन, इसके अलावा SP बख्शी। कहीं से आपको PDF मिल जाता है आपके किसी फ्रेंड के पास, या फिर आप मार्केट से इसको परचेज भी कर लेना, डू एज व्हाट यू वांट। सो आप इन चारों में से किसी एक बुक से या फिर एनी कोचिंग मटेरियल इससे भी आप कर सकते हो। आई थिंक पेपर 1 इज़ क्लियर। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर कवरिंग द पेपर 1, जिसका पोर्शन है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। एक बार जब वीडियो के लास्ट में हम इसे एक बार समरी में सारे रिसोर्सेज को अच्छे से कैटेगराइज करके देख लेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू पेपर 2, दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एंड दैट इज़ ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। सो ये सेक्शंस में डिवाइडेड है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। दीज 3 सेक्शंस कंस्टिट्यूट 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चंस, ठीक है। इस 200 के पेपर में 2 hours 30 minutes मिलते हैं, ठीक है। ऑल्दो UPSC में सिर्फ 2 hours मिलते हैं,
बट उसमें आपके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 80 होते हैं। यहाँ पर 2.5 आवर्स में आपको करने कितने हैं 200 क्वेश्चन। दैट मीन्स ये जो पेपर 2 का जो गेम है, दैट गेम इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, तो इस चीज़ों को भी हम ध्यान में इसमें रखेंगे। चलिए, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो सबसे पहले जो आप CSAT में पढ़ रहे हो या आपका कंप्लीट हो चुका है CSAT, जितने टॉपिक्स रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के आपसे CSAT में ओवरलैप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उनको रिवाइज करो। ठीक है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी के, वो आप RS अग्रवाल से करना। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक आती है मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस के लिए, हम लोग उससे कर सकते हैं। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आपको RS अग्रवाल से ही करनी है। ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द जनरल साइंस, इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है ना, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर हम कन्वेंशनल वेज में जाएं तो 6 to 12 की जो NCERTs है, 12th में नहीं बोलूँगा क्योंकि 11-12 में इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, बट 6 to 10th की जो NCERT है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, उन NCERTs को करना है, क्योंकि ये भी कम टॉपिक्स नहीं है। 25 मार्क्स के ये पूरे सेक्शन है और 25 क्वेश्चंस आना है, तो कम्प्लीटली निगलेक्ट इसको हम नहीं कर सकते हैं। बट इसमें सेक्शन है एंड दैट सेक्शन इज़ बायो। बायो याद करो, हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, UPSC के लिए जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है हम उसे पढ़ते हैं। सो अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, आपने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपने साइंस एंड टेक में जो बायो पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लो। फॉर इन केस आपने नहीं पढ़ी है बायोलॉजी, तो आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लो, या आप विजन का ले लो, या फिर आप ओनली IAS का ले लो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लो और उसमें जो बायो का सेक्शन है उसको आप रिवाइज कर डालो। या फिर क्लास 12 के जो NCERT है, क्लास 12 के जो NCERT है उससे लास्ट 4 चैप्टर्स, ये उनके क्रक्स हैं, कम से कम आप इतना तो पढ़ ही लो। ठीक है, अब मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको इस सेक्शन में भी अच्छा करना है, आप इन 6 to 10th के जो NCERTs हैं इनको रिवाइज करो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सिंपली पेज टू पेज, कवर टू कवर NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्पाइट दैट आप वहाँ पर जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप NCERTs के समरीज पे फोकस करो। ठीक है, NCERT समरी बहुत सारी कोचिंग प्रोवाइड करती हैं, अनअकैडमी की समरी आती है, ओनली IAS से समरी आती है, बहुत सारे कोचिंग्स NCERT से समरी निकालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो आप या तो NCERT खुद से पढ़ो, अगर आपने पहले से पढ़ रखी है इट्स वेल एंड गुड, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ा होगा सो आप NCERT से समरी पर जाओ। बट मेरे हिसाब से यू शुड कैटेगराइज दिस जनरल साइंस वाला पोर्शन एज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो सभी 25 मार्क्स से है, बट प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा लगने का है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड में, फिर आपका नेशनल ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एंड इकोनॉमी में, क्योंकि हम ये काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। बट अभी अगर आप पढ़ने जाओगे तो एक तो पहले आपको साइंस बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वो आएगा भी तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को अगर हम देखें तो सबसे बेटर हम लोगों को यही पड़ता है कि हम इसे सबसे लास्ट में करें, उसमें भी बायो का पोर्शन तो हम छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि जो 2-4 क्वेश्चंस बनने होंगे बायो से, अगर हम कंप्लीटली छोड़ दें तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमी का पोर्शन होगा। ठीक है, देन वी हैव जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आपका इन्वायरमेंट हुआ। ठीक है, ये आपका इकोनॉमी हुआ। इन्वायरमेंट में आई वुड रिकमेंड कि इन्वायरमेंट में आप क्या करो कि इफ़ आपका UPSC के लिए इन्वायरमेंट कंप्लीट है, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ अ बिग पोर्शन। और पहले से ही हम जब इन्वायरमेंट UPSC के लिए पढ़ रहे हैं उससे मोर देन 15 क्वेश्चंस आते हैं हर साल प्रीलिम्स में, वो पहले से ही MCQ ओरिएंटेड, हम जहाँ से भी पढ़ते हैं वो पहले से ही उसी पैटर्न में रहता है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़
आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट नहीं है, आपको यूपीएससी के लिए भी ऐसे भी पढ़ना है और इस एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, देन आई वुड से अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने यूपीएससी वाले सोर्स को पढ़ो, जो भी आप यूपीएससी में करने वाले हो। वो भी टाइम नहीं है, आप चाह रहे हो कि पहले मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँ, आई वुड सजेस्ट कि आप ल्यूसेंट पे जा सकते हो। ल्यूसेंट इज़ अ डिसेंट बुक फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप इससे जाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, आई थिंक 200 के अराउंड शायद पेजेस होंगे, लेट मी सी। नहीं 408 पेजेस हैं, बट वो पेजेस भी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, आपको सारे कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। बट जो भी है, आप अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉर द इकोनॉमी सेक्शन जो आपका यूपीएससी का सोर्स है उससे मत जाना, क्योंकि यूपीएससी में इकोनॉमी बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है, यू कैन नॉट रिवाइज, और उससे कुछ ज़्यादा यूटिलिटी आपको इस एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी। ठीक है, एल्स यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग मटेरियल। ठीक है, एल्स यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग मटेरियल, उन कोचिंग मटेरियल्स को एक बार आप रिवाइज करो, और 2023 का जो बजट है उसको आप एक बार अच्छे तरीके से उससे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लेना। अदर कोचिंग मटेरियल नहीं मिलता है, हमारा एक ही सोर्स है, वो है भाई लूसेंट। बट इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा जो मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कर रहा था, बिकॉज मैंने लूसेंट को भी देखा अब ये वीडियो बनाने से पहले, और फिर मैंने PYQs भी देख रखे हैं इस एग्ज़ाम पे, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं मिला है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड लूसेंट इन दिस केस। ठीक है, सो जो भी अगर आपको कोचिंग मटेरियल मिलता है उस चीज़ को आप देखो, और उससे साथ साथ 2023 के बजट को रख दो, इसी से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, और ये भी जो आपका होगा, आप पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे फोकस करोगे, आप यहाँ पर पॉलिटी हिस्ट्री पे फोकस करोगे, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिएवल हो या फिर मॉडर्न हो, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी। उसके बाद आप आओगे एथिक्स एंड एप्टीट्यूड पे, इसके साथ साथ इसके बाद आप करोगे इकोनॉमी, एंड देन इन लास्ट यू विल डू द जनरल साइंस। ये आपका कुल मिलाकर के पैटर्न होगा। फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जाम। 25 क्वेश्चन हैं, एज वेल एज यूपीएससी 250 क्वेश्चन आने हैं जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 में 250 क्वेश्चन आने हैं। अगर आपका एथिक्स कंप्लीट है, वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना है, नोट्स रिवाइज कर लो, एक आध केस स्टडी पढ़ लो, दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। ठीक है, बट अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है, देन इट इज़ अ चंक। आपको एक तो पहले प्रीलिम से पहले इसको कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो, यू ओनली हैव 2.5 to 3 months। ठीक है, सिर्फ आपको 2 से 2.5 महीने ही मिलने हैं, 2.5 से 3 महीने, उतना में आप एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड को पढ़ो, उसका आंसर राइटिंग करो, PYQs को सॉल्व करो। ये कर पाना जनरली सही नहीं होता है। एथिक्स के लिए आप क्या करो, आप कल से ही एथिक्स शुरू कर दो। मैं इसके ऊपर एक काम करूँगा, डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा कि 1 से 1.5 महीने में किस तरीके से एथिक्स को कम्प्रीहेंसिवली यूपीएससी के लिए कंप्लीट करें, बोथ विथ केस स्टडी 2। ठीक है, केस स्टडी के साथ साथ इसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए मैं 1-2 दिन में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का वीडियो ले आऊँगा। इससे कुछ बुक्स हैं, एक तो अवधेश सिंह सर का बुक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसके अलावा सुब्बा राव की बुक है लेट्स सी कौन है, आप इन किसी को भी रिकमेंड या रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा एक और बुक जो कम्प्लीटली फ्री है और उसकी PDF अवेलेबल है, वो है सुमित रेवड़ी सर की। ठीक है, उनका चैनल है ओनली है इसका, आप उनके ऑफिशियल चैनल पे जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इनकी बुक की। इनकी बुक भी काफ़ी एक्सेलेंट है, और ये फ्री में PDF है, आपको इनकी शायद PDF ना मिल पाए, बट इनकी PDF मिल जाएगी। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हो, आप इनकी बुक से पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने देखी है। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी सब्जेक्ट से बात करें, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस,
इसके लिए कोई भी बुक नहीं आती है। एक बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करके, दैट इज़ TN छाबड़ा, बट वो काफ़ी मोटी बुक है। आई डू नॉट थिंक कि इतने कम टाइम में आप उस बुक को पढ़ सकते हो। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप उसको उतने 1-1.5 महीने में कंप्लीट करना चाहोगे TN छाबड़ा को, उसी वजह से आपके जो अदर पोर्शंस हैं, ये सारे जो पोर्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले आप PYQs देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में PYQs देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में PYQs एंड प्रैक्टिसेस देखो। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट शुड वी डू इन दिस करेंट सिचुएशन, व्हाट कुड हैव बीन अवॉइडेड, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ऐसा आपको नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस टॉपिक, ऐसा आपसे फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आएगा। इट इज़ अ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको जो भी बेस्ट आंसर होगा, यू विल हैव टू चूज दैट, ठीक है ना। तो इसमें आपके जो PYQs हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसके ऊपर भी मैं कुछ आपके लिए देखूंगा कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोचिंग मटेरियल आपको मिल पाएगा, ना ही इसके लिए कोई बुक आती है, तो इसमें मैं क्या ही सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट फिर भी जब मैंने ये सब PYQs देखा तो मुझे ये एनालाइज हुआ कि PYQs से ही इन टॉपिक्स को किया जा सकता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये अच्छे से करना। 25 मार्क्स से क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में हमें किसी भी कंडीशन में लेस देन 22 मार्क्स नहीं लाने हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस एथिक्स में नहीं होता है। इसमें से आप 22 ले आओ, इसमें से अगर आप बहुत कम भी अगर स्कोर करोगे, यू विल गेट नियरर टू द कट ऑफ, ठीक है। अब आते हैं नेशनल ज्योग्राफी पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है, एक्चुअली सबका इक्वल वेटेज है बट ओवरलैपिंग है। रीज़न ये है कि नेशनल ज्योग्राफी आई थिंक चाहे वो SSC का बच्चा हो या फिर वो UPSC का हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम तक वो प्रिपेयर कर रहा हो, इंडियन ज्योग्राफी उस तक कंप्लीट ही होता है। अगर आपने कर लिया UPSC से, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया है तो पहले तो आप NCERTs करो, नो डाउट अबाउट दैट। NCERTs करो, जो भी प्लेन्स के टॉपिक हैं, पासेज हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया, हिमालयास, माउंटेन, वेजिटेशन, इन जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी को आप कवर अप करो जितने अच्छे से हो सके। इसके लिए जो मुझे एक बेस्ट नोट्स लगा वो है IAS नेटवर्क का नोट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है और वो मुझे लगता है अगर आप 2-3 घंटे भी डेली आप दोगे तो 7-8 दिन में वो IAS नेटवर्क का नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और ये उनके टेलीग्राम चैनल पे भी आई थिंक होना चाहिए। फ्री में अवेलेबल है, वो फ्री में ही देते हैं, कोई कॉपीराइट वाला इशू नहीं है। मैं ऐसे चीज़ों को एंडोर्स भी नहीं करता हूँ। सेकेंडली मैं आपको कुछ पेड भी लेने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बेकार में अभी आप देखो 2 एग्ज़ाम्स हैं, इनके अगर 2-2 हज़ार के भी अगर आप कोई कोर्सेज लोगे तो आपका 4,000 चला जाएगा। वैसे भी ये बैकअप ऑप्शन है। UPSC में आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है, प्री का लेना है, मेंस का लेना है, एज वेल एज बहुत सारे लोग फाउंडेशन भी लेते हैं, ऑप्शनल का भी लेते हैं, तो कितने आप पैसे खर्च करोगे। तो मैं कभी भी आपको पेड जाने के लिए नहीं बोलता हूँ। इसलिए आई यूज टू सजेस्ट कि जो भी आप फ्री में जितने अच्छे से तैयारी कर सको बिना किसी कमी का, ठीक है ना। सो उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इज़ कम्प्लीटेड। ये थोड़ा यहाँ पे गंदा हो गया, मैं इसे समराइज करने के लिए साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में जल्दी से कि हमें कौन कौन से चीज़ों पे क्या रेफ़र करना है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनमें से जितने सारे पोर्शंस आपने CSAT में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसका आप रिवाइज करो, मॉक दो। मॉक के लिए कहाँ ना अभी मैं बताता हूँ, रिवाइज करो, मॉक्स दो एज वेल एज PYQs। इसके अलावा आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है उससे बाकी सारे टॉपिक्स को करना। जनरल साइंस में 6th to 10th NCERT या फिर उसका समरी, ठीक है। काइंडली मेक द नोट ऑफ दिस टॉपिक्स, या फिर उसका समरी, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल फोकस किसके ऊपर होना है, बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। ये आपका क्लियर है। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में बजट 2023
बजट प्लस एनी कोचिंग मटेरियल। इन्वायरमेंट एंड इक्वालॉजी, इस पे आपको मैंने क्या बताया था, यूपीएससी का जो आपका नोट्स होगा उसको स्लैश ल्यूसेंट, इसका ल्यूसेंट काफ़ी बेटर है, डोंट गो फॉर द इकोनॉमी वन, ठीक है। एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपने जो कर रखा है नहीं किया है तो नेक्स्ट 1 मंथ में कर लो। इसके ऊपर भी मैं डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो एथिक्स के लिए मैं ले आऊँगा, भले आप इस एग्ज़ाम को दो या फिर ना दो, एथिक्स आपको कर लेना है प्रीलिम से पहले। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे PYQs, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन ऑफर, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफी पे NCERTs स्लैश नहीं प्लस UPSC नोट्स प्लस IAS नेटवर्क नोट्स, ठीक है। ये आपके रिसोर्सेज रहेंगे फॉर द पेपर 2। अब एक बार वापस से पेपर 1 हम देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट के लिए तमिलनाडु स्लैश ल्यूसेंट। अगर आपने RS शर्मा किया है देन मैं आपको बोलूँगा कि आप ल्यूसेंट से रिवाइज कर लो, ठीक है। मिडिएवल के लिए तमिलनाडु स्लैश ल्यूसेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए स्पेक्ट्रम। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपको करना है तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप ल्यूसेंट खराब बुक है इसमें, आप ल्यूसेंट से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसके लिए वन एंड ओनली सोर्स लक्ष्मीकांत प्लस इंडिया ईयर बुक, क्लियर है। गवर्नेंस के लिए एनी UPSC कोचिंग मटेरियल, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स बुकलेट, इसके अलावा और कुछ नहीं करनी है। और ये जो 1 ईयर करंट अफेयर्स की बुकलेट है ये अपार्ट फ्रॉम UPSC रहेगी। UPSC के करंट अफेयर्स से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लिंकेजेस नहीं है, ठीक है। सो नॉन UPSC की जो करंट अफेयर्स है हमें वो करना है, और यही करंट अफेयर्स हमें ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में कवर अप करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दैट आई एम प्लानिंग कि नॉन UPSC जो करंट अफेयर्स है ये वंस एंड फॉर ऑल मैं वीडियो ले आऊँ जनवरी टू दिसंबर का, फिर हमें टाइम रहा तो हम जनवरी 2024 का भी देख लेंगे। बट ये पाइपलाइन में है, आपको अगर ये मैं तो प्लान में लाता हूँ तो फिर आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। आप इस कौन से बुकलेट उठा सकते हो, कोई भी कोचिंग के, चाहे वो अड्डा के हों या फिर GK टुडे हो गया या फिर स्टडी IQ ने अगर कुछ निकाला होगा, सभी तो एक ही जैसे होते हैं, कोई भी आप उठा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन पे आए। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने UPSC के लिए किया इट्स वेल एंड गुड, वरना इन सभी के लिए एक बुकलेट ले लो, या तो नीतू सिंह मैम की बुक आती है करेन पब्लिकेशन, रेन एंड मार्टिन, SP बख्शी, सारी बुक अच्छी है। इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग मटेरियल ले लो, दैट्स वेल एंड गुड, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ठीक है। सो यही सारा जो बुक लिस्ट है ये मैंने आपको बता दिया। कुछ अगर डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ये अगर करंट अफेयर्स के लिए ये प्लान बनता है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो मैंने बताना था आपको कि टेस्ट या फिर मॉक्स के लिए क्या करना है, उसके लिए 2-3 दिन रुक जाओ, आप सिलेबस स्टार्ट करो, मैं भी उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। जो भी ईजी सोर्स होगा मैं उसके लिए आपको मॉक्स के लिए बता दूंगा कि आप किस तरीके से टेस्ट को दे सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करें, इट्स नॉट अ जोक। UPSC में 80 नहीं हो पाते हैं 2 घंटे में CSAT के, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही मैटर करती है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ठीक है। इसके अलावा जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की वीडियो है ये भी आ जाएगी।
सो अच्छे से प्रिपेयर करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इन दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ और सक्सेस की ओर आगे बढ़ते रहो. थैंक यू.